Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है भारत के लिए और हम सब के लिए। उस खुशखबरी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आज आया हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर मैंने सोचा कि आज इसको शेयर किया जाए आपके साथ। आज हमारे कतर से 8 भूतपूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी, जिनको मौत की सजा मिली हुई थी, सकुशल वापस भारत आए, जिन्हें कतर ने भेज दिया है सजा माफ करके। इसके पीछे की कहानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, और क्या क्या घटनाएं हुई ये भी आपको बताते हैं। सटीक जानकारी तो कुछ दिनों बाद जो आईएएस अफसर इसमें लगे हुए थे वो अपनी आत्मकथा में ही लिखेंगे, बट जो जो खबरें मीडिया से छन के आई हैं उस डॉट को जोड़ने की मैं कोशिश करता हूं। साथ आप समझ लेंगे कि इसके पीछे मोदी जी, जयशंकर जी और अजीत डोभाल की कितनी बड़ी राजनीति होगी, कितनी कोशिशें की होंगी, तब जाके इन्हें रिहा कराया गया। आज भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति का जो मोदी जी ने एक सशक्त धार दिया है, अब भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निर्भय होकर दो टूक शब्दों में अपनी बात रखता है, और इसमें सबसे बड़ा श्रेय और ध्येय जो हमारा होता है वो राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। इसी कारण और इस विदेश नीति का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो मोदी जी और मोदी जी की टीम को जाता है, और खासकर विदेश राज्य मंत्री एस जयशंकर जी और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को मैं देता हूं। सभी लोगों का योगदान है, सारे आईएएस अफसर लगे हुए हैं, और देश में के अंदर तो हमारे मोटा भाई हैं अमित शाह जी और बाकी सारी टीमें हैं, बट मैं विदेश के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात कर रहा हूं। आज से 18 महीने तक चलने वाला एक दुखद स्वप्न इन 8 भारतीय नौसैनिक के परिवार और उनका जीवन का, इस दुखद स्वप्न का आज अंत हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 8 सैनिक के नाम, पहले इनके नाम क्या हैं, फिर आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे। इनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल्स हैं, सौरभ वशिष्ठ साहब हैं, कमांडर पुरेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, वीके वर्मा, सगुनाकर पाकाला और सेलर रागेश जी। ये 8 अधिकारी कतर में एक कंपनी है उहरा ग्लोबल, एक निजी कंपनी है, उसी में ये काम कर रहे थे। होता क्या है कि अचानक एक दिन कुवैत के अधिकारी आते हैं और इन 8 लोगों के साथ उहरा ग्लोबल अधिकारी के सीईओ को भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ग्लोबल जो कंपनी के सीईओ हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और हमारे इन अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाता है, और इन पर जासूसी के केस चलाए जाते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि इन आरोपों और सबूतों को कभी किसी पक्ष ने कभी भी कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया था। क्या आरोप लगे थे, कौन सा गुनाह हुआ था, कुछ नहीं बताया गया था। अरब कंट्री है, अपना उनका कानून है, नियम है। अब क्या होता है
उन्हें अक्टूबर 2023 में कतर की एक अदालत मौत की सजा सुना देती है, जिसके कारण पूरे भारत में एक सदमे का लहर आ जाता है और हम सब सदमे में होते हैं कि क्या होगा। एक अजीब राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है। भारत सरकार ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और उनकी जान बचाने के लिए एक जोरदार अभियान चलाया जाता है। मोदी जी एक उच्च स्तरीय मीटिंग करते हैं जिसमें सारे अधिकारी गण को बुलाया जाता है। मीटिंग के बाद अपनी रणनीति तैयार कर किए होंगे, जो भी किए होंगे तो उनकी महिमा वो जाने। बट इधर जो हमारे विपक्षी पार्टियों का गंदी राजनीति फिर शुरू होता है। ओवैसी संसद में बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसलिए सारे मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो गए हैं, मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं और उनको फांसी दे रहे हैं वो, और कोई माई का लाल उनको बचा नहीं सकता है। बात इतना ही नहीं, इतने पे नहीं रुकती है। कांग्रेस भी बहुत सारे आरोप, अनर्गल आरोप लगाते हैं और उसके बाद फिर शुरू होता है भारतीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया दौर, जिसमें दिसंबर 2023 कतर की कोर्ट में अपील की गई और उनके मौत की सजा को 25 साल की कैद की सजा में बदला गया। इसके पहले ऐसा कैसे हुआ उसके पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बात 23 की ही है, दिसंबर महीने की है, जब दुबई में COP सम्मेलन होता है। COP 28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मोदी जी की मुलाकात होती है। मुलाकात कुछ समय के लिए होती है। इस मुलाकात हुई, क्या बात हुई। मोदी जी और क्या बात करने वाले हो तो मोदी जी जाने, पर हमें जो लगता है या जो मीडिया में बताया गया था वो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां द्विपक्षीय संबंधों और कतर में भारतीय प्रवासियों के कल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा मोदी जी ने उठाया और साथ ही हमारे 8 भारत माँ के सपूतों के बारे में भी जरूर चर्चा किए होंगे। बात आगे बढ़ती है और फिर शुरू होता है विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की अपनी रणनीति। आपको याद होगा जयशंकर जी बीच में रूस की यात्रा पे गए थे, जहां पुतिन साहब ने उन्हें जोरदार स्वागत किया था और खुद रिसीव किए थे। रिसीव बोले तो अपने ऑफिस में बैठ के काफी देर तक इन दोनों की मीटिंग हुई। ये भी इस कतर वाले केस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कतर ईरान, कतर रसिया, कतर अमेरिका, कतर यमन, कतर हुती, कतर हिजबुल्ला, कतर हमास, कतर इजराइल, कतर का सब जगह सारे आतंकवादी संगठन जितने भी हैं वो सब के सब, एक छोटा सा ऑफिस कह लें या बड़ा ऑफिस कह लें, वो कतर में है उनका। इसके साथ ही ईरान के सारे प्रॉक्सी, हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, हुती हो गया, और भी जो भी है, सबके वहां मुझे लगता है एक ब्रांच ऑफिस होगा वहां पे। तो इन्होंने पुतिन से भी बोला होगा, पुतिन साहब ने रईसी को फोन किए, फिर वहां से वापस आते हैं। कुछ दिनों बाद ये फिर कतर जाते हैं, फिर कतर के बाद वापसी होती है और एक बार पुनः ईरान के लिए जाते हैं। और संजोग देखिए कि जब हमारे जयशंकर साहब ईरान में थे, नेक्स्ट डे ईरान पाकिस्तान पे कुछ मिसाइलों से हमला करता है। ये अलग है कि बाद में पाकिस्तान ईरान में सुलह हो गया, परंतु ईरान ने भारत को इस केस में बहुत मदद किया
और फिर बातें आगे बढ़ी, बातें चलती रही। फिर हमारे डोभाल साहब भी 2 बार गए और उसके बाद जो इन बातों के सिलसिले में ही आगे बातें हुई होंगी। फिर इसी सप्ताह में 5 या 6 तारीख को एक और मीटिंग हुआ यहाँ, जो भारत और कतर के बीच में द्विपक्षीय समझौते हुए, काफ़ी सारे समझौते हुए, जिसमें भारत ने 20 साल के लिए एलएनजी का वो समझौता किया है, जिसमें लगभग भारत को 6 बिलियन की बचत हो रही है। चीपेस्ट रेट पे इन्होंने लिया है। वो शायद रेट है 78 बिलियन डॉलर का करार हुआ है 20 साल के लिए। इसमें क्या है कि 6 बिलियन डॉलर का इंडिया का बचत हो रहा है, 7.5 मिलियन टन पर ईयर देना है, और जो रेट आया है 0.1 मिलियन पर सॉरी 0.8 मिलियन पर ब्रिटिश, सॉरी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, और लगभग 6 करोड़ की, मोटा मोटी ये समझिए कि 6 बिलियन डॉलर की बचत हुई है। इस समझौते के बाद जब ये समझौता होता है, इस समझौते की मीटिंग में जो मसौदा हुआ, जो भी हुआ होगा, उस समझौता इतना अहम होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, विदेश राज्य मंत्री एस जयशंकर जी की उपस्थिति में ये मीटिंग जो है वो होता है। और इसके बाद जो है 5-6 दिनों बाद आपको ये समाचार मिलता है, आज सुबह अचानक कि कतर से हमारे 8 नौसेना के अधिकारी, भूतपूर्व नौसेना के अधिकारी सकुशल वापस आते हैं। इसके पहले कल शाम को कतर के अधिकारी जेल में पहुंचते हैं वहां, और हमारे 8 अधिकारी, जो भूतपूर्व नौसैनिक अधिकारी जो जेल में हैं, उनसे कहा जाता है कि अब आप हमारे साथ गंतव्य स्थान के लिए चलिए। उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि आपको छोड़ा जा रहा है। फिर कुछ मिनटों के बाद इन्हें इंडियन एम्बेसी में छोड़ा जाता है, और एक संदेश के साथ हम आपको जो है भारत वापस भेज रहे हैं। और वो भारतीय दूतावास में उनको ड्रॉप करके वापस आ जाते हैं। साथ ही अगले दिन जो मैसेज आता है, कतर इसे सद्भावना और दोस्ती का संकेत देते हुए इन 8 भूतपूर्व नौसैनिकों को छोड़ने पर सहमत होता है। और बात यही नहीं खत्म होती है, बात और भी आगे जाती है। यहाँ लोगों को, जो भारत की मीडिया है, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो बस पता क्या कहें, जहां से पेमेंट आता होगा वहीं का न्यूज देते होंगे, भगवान जाने। परंतु इतनी बड़ी खबर जो है, अब देखिए एक सिमट के छोटे से उस पर रह गई है। और साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि अगर एपिसोड अच्छा लगा तो यार एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करो भाई, अपने दोस्तों को भी कहें शेयर करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।